हेलो, वेलकम टू दिस सेशन ऑन लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स। टॉर्ट्स के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। एंड टॉर्ट्स का मतलब अगर हम देखेंगे यहाँ तो टॉर्ट मीन्स रॉन्ग। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। However, every wrongful act or wrong cannot be termed as a tort. Now, what is this civil wrong? Civil wrong, and there is another criminal thing is also. Now, what is civil wrong? Civil wrong means here violation of legal rights. अगर किसी का legal right, अगर किसी को कोई right है और वो violate हुआ तो such person is entitled for a remedy. इस तरह से इस व्यक्ति को एक रेमेडी मिलती है अगर उसके राइट्स अगर वायलेट हो गए, अगर राइट्स का अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो ऐसी व्यक्ति कोर्ट के जरिए अपना अपने अधिकार से जो भी लॉस हुआ है या जो भी उसको हानि हुई है उसकी पूर्ति पा सकती है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि सिविल रॉन्ग का मतलब है कि उल्लंघन अगर कोई इसका होता है अधिकारों का तो ऐसी व्यक्ति को कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। इसी पर आधारित है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पूरा प्रिंसिपल्स। तो अभी हम देखेंगे मीनिंग। हमने देखा है वायलेशन ऑफ लीगल राइट को थोड़ा ध्यान में रखना है। वायलेशन ऑफ लीगल राइट मतलब जो अधिकार है, जो किसी व्यक्ति का अधिकार है, उस अधिकार का अगर उल्लंघन हुआ तो उस व्यक्ति को कॉम्पेंसेशन मिलने का अधिकार है। मतलब जो डैमेजेस, जो लॉस सफर हुआ है वो क्लेम कर सकता है उस व्यक्ति से जिसने उसको हानि पहुंचाई है। दूसरा डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो साल्मन की डेफिनेशन में सिविल रॉन्ग के बारे में बताया है कि सिविल रॉन्ग इट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच अ रिकोर्स इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात आ गई है यहाँ पर। फ्रेजर की हम बात करें तो एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कॉम्पेंसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। एंड द लिमिटेशन की बात करें तो इट डिफाइंस टॉर्ट एज अ सिविल रॉन्ग। अभी सभी ने, अगर हम देखेंगे, सभी ने यही कहा है कि अगर राइट इन्फ्रिंज होता है, राइट अगर इन्फ्रिंज होता है, वायलेट होता है, तो देन द पर्सन हुज राइट्स आर वायलेटेड इज एंटाइटल्ड फॉर कॉम्पेंसेशन। दिस इज द केस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। यहाँ से शुरू करते हैं आगे क्लासिफिकेशन में। इसके अगर हम देखेंगे तो इट इज क्लासिफाइड इन, इट कैन बी क्लासिफाइड एज पब्लिक एंड प्राइवेट रॉन्ग्स। पब्लिक रॉन्ग्स जो वायलेशन है वो कैसे है? वो रिजल्ट ऑफ वायलेशंस ऑफ पब्लिक लॉ एंड दीज आर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। whereas private wrongs are the violations of private law, which means these are wrongs against individuals. Now we'll see conditions. General conditions of a liability for a tort. An act should be a wrongful act. अभी ये क्यों है? जनरल कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हियर। जनरल कंडीशंस, देयर आर कंडीशंस दैट अट्रैक्ट्स liability for a tort. Which sort of conditions are there? An act should be a wrongful act. Wrongful act means violation of legal right. ये important है. The act should be legally wrongful. Any person whose rights have been violated has a right of action. Has a right of action against the violator. Legal damages. The person whose rights have been violated has a right to claim damages provided such violation should not cause legal injury or invasion of the legal right. Very important. Legal damages में the person whose rights have been violated has a right to claim damages provided वो violation होना चाहिए legal right का और invasion of legal right होना चाहिए। मतलब legal right के ऊपर invasion होना चाहिए, कुछ legal right उसका affect होना चाहिए। इट इज़ नॉट दैट सिंपल लॉस हो गया, मॉनिटरी लॉस हो गया तो हो गया। इट शुड हैव लीगल। इसीलिए इसी पर आधारित दो मैक्सिम्स है। दो मैक्सिम में एक है डैमनम साइन इंजुरिया, दूसरी है इंजुरिया साइन डैमनम। हम दोनों देखेंगे, हम अभी दोनों के तरफ चलते हैं। ये बिकॉज दिस लीगल डैमेजेस की बात आई है, इसलिए लीगल डैमेजेस के ऊपर बेस्ड ऑन दैट दिस टू concepts are there, these two maxims are there, and we need to understand the meaning of that. Damnum sine injuria means damage without injury. Damage हुआ है but injury नहीं हुई है. Injury means violation of legal right. Again,
वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखेंगे इंजुरी टू हेल्थ, डैमनम मीन्स इंजुरी टू हेल्थ और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी। इंजुरी मीन्स दिस इज डैमनम मीन्स इंजुरी टू हेल्थ और लॉस और डैमेज, बट इंजुरिया मीन्स वायलेशन ऑफ राइट। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। अगर वायलेशन नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं आता है कि आपको डैमेज का वो मिलेगा या यू विल गेट एनी राइट। The maxim indicates that a person might have suffered damage or loss, but still he is not entitled to claim action in tort, as the loss or damage is not an interest safeguarded by the law of torts. Law of torts क्या कहता है कि आपका लीगल राइट का वायलेट होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान में रखना है, आपका लीगल राइट वायलेशन होना चाहिए, देन यू आर एंटाइटल्ड, अदरवाइज नो पॉइंट। एग्जाम्पल देते हैं, आगे एग्जाम्पल है इसका। देखिए एक्स ओन्स रेस्टोरेंट, एक्स के पास रेस्टोरेंट है, वाई को लगा कि मुझे भी ये रेस्टोरेंट ओपन करना है, उसने नेक्स्ट डोर थोड़ी दूरी पर उसने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया। एक्स का लॉस हो गया बिकॉज एक्स के कस्टमर उधर चले गए। जब एक्स के कस्टमर उधर चले गए तो वाई को, जब एक्स को लॉस हो गया, एक्स के कस्टमर जाने से एक्स को लॉस हो गया, तो एक्स कोर्ट में गया, या एक्स ने अगर बोला कि वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, देन लॉस इज नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाई को भी राइट है आपके साथ, like you only can start business, there is no legal injury। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, there is no legal injury caused to X। लॉस तो होगा लेकिन Y is exercising his legal right, तो इसमें आप कैसा बोलोगे कि आपका ये हो गया करके, you can't blame Y for that। so this is very important, ये ध्यान में रखना है अपने को। and then opposite to this is injurious sign damned। इट मीन्स इंजुरी विदाउट डैमेज। इंजुरी हुई है मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ है, एंड बट डैमेज नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, फिर भी इवन देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर रिलीफ, यू आर एंटाइटल्ड फॉर वॉट एवर योर राइट इज देयर, एनफोर्समेंट ऑफ राइट, इट इज अवेलेबल। Injurious sign damnation means injury without loss, or it indicates that if the claimant's legal right is violated, he can sue even though there may not be actual injury or damage। The important part is that there is a violation of legal right। ये हमको देखना है कि there is a violation of legal right। Certain rights or interests are so vital, इतना importance रहता है उनका कि their infringement is tortious and it does not require proof of damage। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देना है तो ट्रेसपासिंग मे नॉट कॉज हार्म टू द इंडिविजुअल बट सच एक्ट इज एक्शनेबल इन टॉर्ट। यस, ट्रेसपासिंग कैसे अलाउड करेंगे? नहीं करेंगे। ट्रेसपासिंग इफ एक्स इज ओनिंग द लैंड एंड वाई इज कमिंग एंड स्टेइंग ऑन दैट, it is not the thing that X may not be actually incurring loss, or X may not have got some harm or something, but उसका right तो affect हुआ है, so therefore trespassing may not cause harm, but such act is actionable in court। Very important is kinds of tortious liability। kinds of tortious liability बहुत important point है ये strict liability और absolute liability के context में बहुत importance है इसका। Sometimes the person is held liable to other person for damages though the injury or wrong is caused without intention or negligence। कभी कभी एक इंसान गलती नहीं करता है, उसका इंटेंशन भी नहीं होता है, लेकिन he is made liable for the act of others। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि inevitable accident, number one is inevitable accident where damage is done by the leakage of hazardous material brought by anyone upon his land। Such liability arises against the owner of the land। X is having factory and open plot of land next to that, he is keeping some material there which is otherwise, if gas sort of things, if it leaks then it can create problem for others, health and other is compromised। Therefore it is his duty that he should take care of his whatever things are there, that material is there, hazardous material is there, if some gases are going, or if the water is poisonous water is there, some water is there which is not good for health, so he should ensure that it is not going to river, or it is not going outside and used by the people at large। This is that's why it is strict or absolute liability।
inevitable mistake where a person interferes with the asset, property or reputation of another person, he is liable. Vicarious liability for wrongs committed by others. Yes, vicarious liability is definitely there. Master is bound by the act of agent. Principal is bound by the act of agent, and employer is bound by the act of employees. These are the vicarious liability for things committed by others. Therefore, kinds of tortious liability में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब ये है कि व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सर्टन थिंग्स एंड यू आर नॉट डूइंग इट, देन यू आर बाउंड टू बी लायबल फॉर दैट. That case is there, one case, when famous case is there, Reliance versus Fletcher. So where that person who did not take care of while building the reservoir, his contractor, he has to pay for it. He has to, because the water or anything like that, that if that reservoir is like, if it is जो भी उसने बनाया, पानी का जो भी बनाया उसने, वो if it is not stored properly and if it is going flowing or damaging the other's property, definitely the other person is going to be victim of that. The other person is going to suffer a loss. Therefore it is like that. So therefore it is a strict and absolute liability. Exceptions are there. Of course exceptions are there and they can be easily understood. बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, जरूर है, लेकिन कंसेंट ऑफ द क्लेमेंट है. जो बोल रहा है कि इनकी वजह से मेरा लॉस हुआ, लेकिन उसने कंसेंट दिया है. एग्जाम्पल के तौर पे अभी अगर हम देखेंगे तो अगर कहीं पे कुछ गुड्स रखा है जो कि हैजर्डस है, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन क्लेमेंट वहां जाके बैठता है, पास में बैठता है या उस पर कोई चीज रखता है, वो चीज खराब होती है, तो क्लेमेंट कैन नॉट से लुक बिकॉज ऑफ द स्पिरिट और बिकॉज ऑफ जो मटेरियल वहाँ पड़ा है, इस वजह से मेरा खराब हो गया. नो, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ इट, you only consented, you agreed to that, you sat there. I told you not to sit, you sat there, you kept your material there. Act of third party ने कुछ किया तो how we can hold be liable if A and B, between A and B, if C has done something, of course A and B won't be liable. If A says that B is liable but B says that C has done it, C. So therefore act of third party. Statutory authority का भी, अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का कंप्लायंसेस के तौर पे कुछ किया और उसमें कुछ हुआ तो देन एक्सेप्शन इज देयर. एक्ट ऑफ गॉड, एवरीबडी नोज एक्ट ऑफ गॉड, नो वन हैज कंट्रोल. क्लेमेंट्स ओन डिफॉल्ट, क्लेमेंट्स खुद का डिफॉल्ट करेगा, खुद उसमें कुछ गलती करेगा तो भी वो एक्सेप्शन में जाएगा. नेचुरल यूज ऑफ लैंड, मैंने कोई अपने लैंड नेचुरल यूज में ले रहा हूँ मैं, उसमें से कुछ होता है, देन देयर इज एन एक्सेप्शन. I am only one thing that I am supposed to do certain things, or if I am doing certain things which is causing damage to others, that is the thing strict liability will come into that. These are the exceptions to that. Vicarious liability, in case of vicarious liability, a person may be held liable for the wrong committed by another person in the following circumstances. Yes, principal and agent, master and servant, employer and independent contractor. How? Principal and agent, principal is bound by whatever agent does, because people believe that agent is doing on behalf of principal. Master and servant, employer and employee, yes, employer and employee, employer is bound by the whatever action is done by the employee. Employer and independent contractor, actually nothing, no liability should come. But when the independent contractor is a part of that tort, he is acting on the instruction of the employer, then yes, definitely. And if he is negligent and if he is directed by the employer to commit tort, yes, definitely he is liable. Vicarious liability of the state, yes, state can be sued, state can sue and state can be sued. Let the principal, some mistake is there, so that will be corrected. He who acts through another does it himself, socialization of compensation. These are the things with regard to vicarious liability of the state. And torts to personal safety, yes, it is necessary, freedom is necessary. Torts to personal safety means violation of rights of personal safety and freedom. With regard to personal safety and freedom, it is must
battery, use of force without justification is not allowed, assault, bodily harm, false imprisonment, malicious prosecution, nervous shock, defamation. These things are falling within the purview of torts to personal safety and freedom. Therefore, anybody, like anywhere, battery, assault, bodily harm, false imprisonment, malicious prosecution, nervous shock, and defamation. These things are giving the person whose rights are violated with regard to this has got remedy under the law of torts. Other remedies, now remedies in torts, that is with regard to personal safety and freedom. Now this is with regard to remedies in torts. Which are the remedies? Judicial remedies and extrajudicial remedies. Judicial remedies, go to court and take the order. Seek damages. Okay. The aggrieved person can exercise 3 remedies: to seek damages for the losses suffered, to obtain an injunction prohibiting the act in a particular manner. अगर कोई चल रही है चीज जो गलत है और वो राइट को इन्वेजन इज कंटिन्यूइंग, दैट इन्फ्रिंजमेंट इज कंटिन्यूइंग, देन one can take injunction, or if he is deprived of any property, or if he is deprived of his property, then he can go for restoration of the property. This is judicial remedies. Extrajudicial remedies, these remedies are available by means of self-help without seeking help of any court. When in the following circumstances: self-defense, yes, a person can use reasonable force to protect himself. Yes, he can protect himself. He can protect his similarly land. To trespassing, a person can use reasonable force to protect his land from trespassing and evict the trespasser from the land. Yes, he can do that. Retaking possession, if he has been dispossessed or if his property has been taken, he can ensure that, of course he should do it by using some good means, like in a reasonable and peaceful manner. He can take possession of land if such person is wrongfully dispossessed, and then repossess the movables. Repossess the movables, a person can repossess the goods from the person who took it wrongfully, means violating his rights, means he is the owner, but it has been taken away from him, so naturally he got the right to repossess the movables. And distress damage feasant, that is, this is a person may retain the custody of any cattle or chattel which are illegally found on his land and damaging his property. So he can detain them till he is compensated. This is with regard to the extrajudicial remedies, and we have seen judicial remedies also. So remedies, one question we can expect: torts to personal safety is one thing. Then most important is that we have seen kinds of tortious liability, strict liability, and in that exceptions, then vicarious liability and vicarious liability of the state. Apart from that, these 2 maxims we need to see with meaning and example, and general conditions of a liability for a tort: classification, definition, and meaning. Meaning, definition, classification, general conditions. 3 conditions we have seen: act should be wrongful act, legal damages, legal remedy, damnum sine injuria, injuria sine damnum. With meaning and example, kinds of tortious liability, that is very, very important, is strict or absolute liability, the meaning and example of it, and torts to personal safety, freedom. Remedies in torts, there is judicial remedies and extrajudicial remedies and extrajudicial remedies. With this, I think we have covered most of the questions, and I think we can successfully go ahead with solving those things. So thank you very much. Best of luck.